Hello, friends. Welcome to another episode of Manthan, Vision of Visionaries. Today we have a dynamic personality from सोनीपत हरियाणा. आज वो अपने 4 बिजनेसेस चला रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में, रियल एस्टेट में, हॉस्पिटैलिटी में और एजुकेशन में. उनका यहाँ पर आना और उनसे हम जो सीख सके वही आज की हमारा उद्देश्य है जो हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं. तो सर, आई वेलकम यू टू मंथन विजन ऑफ विजनरीज. थैंक यू. मंथन पे मुझे बुलाने के लिए आपका और वरुण जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. सर, शुक्रिया तो आपका कि आपने आए और कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा आज, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज आप इस टाइम पे ऑलरेडी मतलब चला रहे हैं, आप कर रहे हैं काम जिस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ चीज़ है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 लोग मेरे से मिलके एक पूछ रहे हैं, तो शायद सीखने का मौका आज मुझे ज़्यादा मिलने वाला है. तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल बिजनेसेस चलाते हैं, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, एजुकेशन. तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. अगर मैं सही मायने में बात करूं तो ये जर्नी मेरी नहीं है. ये मेरे फादर की जर्नी है जिसे मैं अब उस पर चल रहा हूँ. इनमें से कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जो मैंने सेट किया है. मैं सिर्फ उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. हमारी जर्नी बहुत ही साधारण और एक छोटे से काम से शुरू हुई. हमारे परिवार का आड़त का एक काम सोनीपत में होता था और वहाँ से हमने ये आड़त के काम से शुरुआत करी अपनी. और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम आड़त के काम के बाद कोल्ड स्टोर का एक काम डाला. उस समय सोनीपत का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर हमने 85 में बनाया था जी. उसके बाद हम फाइनेंस के बिज़नेस में आए और जब मेरे फादर ने फाइनेंस करते थे तो वो हरियाणा के सबसे बड़े प्राइवेट फाइनेंसर में से एक थे. गवर्नमेंट की भी कुछ स्ट्रिक्टनेस होती जा रही थी कि प्राइवेट फाइनेंसर्स को वो अब सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो हमें भी एक चैलेंज सामने आया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस अब फ्लरिश नहीं करेगा फ्यूचर में. तो हमने जो फंड्स आते गए वो हम फंड्स रियल एस्टेट के अंदर लगाते गए. और हमने उस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन ये रियल एस्टेट बिजनेस के रूप में डेवलप हो जाएगा. और मैं ये मानूंगा कि जो भी डेवलपमेंट है, ये सारी डेवलपमेंट हमारी जिन जिन लोगों से हम मिले उनकी वजह से ये डेवलपमेंट होती जा रही है. हम एक पापा के बहुत ही करीबी दोस्त, पार्टनर और मैं कहूँगा कि भाई का दर्जा मैं उन्हें दे पाऊँगा. उनके साथ मिले, उन्होंने एक विज़न सोचा कि सोनीपत में एजुकेशन को लेके कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है. मैं इसकी एक छोटी सी जर्नी, अपनी पर्सनल जर्नी बताता हूँ जी. हम सोनीपत में मंडी एक एरिया है, वहाँ रहते थे. और जैसे हम जानते हैं कि मैं एक बनिया परिवार से हूँ, तो बनियाओं में लाला जी काम करते हैं. और लाला जी को जो समझ में आता है वो आता है कि जो चीज़ होनी है वो जब चाहो तब होनी है. तो हमारे यहाँ पे ना समय को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती. तो हम मंडी से समय बदला और हम सेक्टर की तरफ आए. सेक्टर में आए तो वहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था. मेरे पिताजी स्कूल में मेरा दाखिला करवाने अप्रैल के महीने में पहुँचे. और क्योंकि हम सोनीपत के एक ठीक ठाक व्यक्तियों में से गिनते थे, तो हमें लगता था कि हम जा रहे हैं तो सीट तो मिल ही जाएगी. तो हम गए, प्रिंसिपल साहिबा से मुलाकात करी और प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि सर, जो एडमिशन्स हैं वो तो अक्टूबर में ख़त्म हो चुके हैं. अच्छा. और मार्च में तो सेशन शुरू हो चुका है, तो अब तो सीट होने का मतलब ही नहीं होता. तो मेरे पिताजी ने बहुत स्वाभाविक बात में पूछा कि सीट का क्या मतलब होता है. बोले कुर्सियाँ नहीं है. तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात, एक के बदले में 5 डलवा देता हूँ, हमें तो एक ही चाहिए सीट. मुझे मेरे पिताजी बताते हैं कि ये बात करीब सन 95 की है. और बहुत ही जिद्दोजहद के बाद, मतलब उस समय के सीएम हरियाणा रहे चिरंजी लाल जी, उनकी अप्रोच पे मेरे को एक एडमिशन मिला. और उसके बाद भी मेरी सिस्टर 10 किलोमीटर दूर मेरे पुराने वाले स्कूल में जाती रही. पर जब मैं उस स्कूल में गया, मेरे में कोई स्वाभाविक चेंज नहीं आया. और उन्हीं दिनों एक बड़ा विचित्र सी घटना हुई. हम लोग सालासर मंदिर जाने की हमने सोची.
तो सालासर मंदिर गए, हमारे साथ ज़मीन का हम पैरेलली काम ही कर रहे थे। तो ज़मीन के ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने नहीं बोला कि मैं भी चलता हूँ, मेरे बच्चे भी रास्ते में पढ़ते हैं तो उनसे चलेंगे। तो मैं उनके साथ हम चले गए। और जब आप सालासर जाएंगे तो रास्ते में एक शहर आता है पिलानी। अब वो देखा जाए तो वो एक बहुत छोटा सा कस्बा है, डेडिकेटेड ओनली टू एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन के अलावा कोई बात नहीं होती है। मेरे को आज भी याद है, शनिवार का समय था और मैं रात के समय 7 बजे हम उस स्कूल में गए और देखा तो पूरे स्कूल में कोई है ही नहीं, पूरा स्कूल ही खाली है। हम भी सरप्राइज कि ये क्या हुआ। तो मालूम चला कि हर सैटरडे और हर संडे स्कूल के बच्चों को, जो कि 3 भाग में डिवाइडेड थे, एक भाग को ले जाके सिनेमा हॉल में मूवी दिखाई जाती है और वो सिनेमा हॉल कहीं और नहीं, स्कूल के अंदर है। तो लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक रेगिस्तान के अंदर एक स्कूल जिसके अंदर बच्चे उसके अंदर रहते हैं और वहाँ एक सिनेमा हॉल है। और मैंने विजुअली अपनी आंखों से जाके वो सिनेमा हॉल का, और कोई मैं नॉर्मल सिनेमा हॉल की 75 mm की पूरी स्क्रीन, पूरा सिस्टम, पूरा बैठने की व्यवस्था, सब कुछ जैसे एक प्रॉपर सिनेमा हॉल में होता है। वही स्कूल है जिसका नाम बिट्स पिलानी है? जिसका नाम बिट्स है। बिट्स की तो मैं बात नहीं करता, बट ये पिलाने का एक स्कूल है। ठीक है। तो हम गए और वो रात को हमें तो घुसने तो दिया नहीं, सिर्फ बाहर से दिखा गया, भाई भगा दिया। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चे दोस्त मिले नहीं थे, तो हम वहीं रह गए। अगले दिन सुबह सुबह हम स्कूल देखने के लिए गए तो मैंने देखा कि स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है। अच्छा। स्कूल के अंदर मतलब 7 एक साथ बास्केटबॉल के कोर्ट है, 4 फुटबॉल की फील्ड्स हैं, 5 या 6 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, दौड़ने का पूरा एक ट्रैक है। मतलब हाँ, उस जमाने में मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, शूटिंग रेंज, ये सब 4वीं 5वीं 6वीं के बच्चों को सिखाया जा रहा है। 7वीं 8वीं के बच्चों को पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाया जा रहा है। अच्छा। तो मैंने ऐसा स्कूल कभी कभी सोचा भी नहीं था कि एक स्कूल के अंदर, मतलब जैसे एक होटल के अंदर व्यवस्थाएं होती हैं, वैसी व्यवस्था एक स्कूल के अंदर है। 500 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक समय पे खाना खा रहे हैं, एक समय पे उठ रहे हैं, और सब मतलब 500 तो एक सेक्शन है, मतलब एक विंग है, और स्कूल पहली क्लास से शुरू हो रहा है। और ये बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ 99। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जिसको अभी तक मैं सोनीपत का सबसे अच्छा स्कूल मानता था, सही मायने में तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी गया गुजरा है कि ऐसा भी कोई स्कूल हो सकता है। 99 में इतनी फैसिलिटीज़ थी। और बट मैं भी तो, क्योंकि मैं अपने बनिया समाज से तो फादर से ही हूँ, तो आई वॉज नेक्स्ट कि मैं कैसे इंटरव्यू में रह सकता हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और सही मायने में एग्ज़ाम देते ही फेल कर दिया गया। अच्छा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरा स्कूल ही छोटा नहीं है, जो मैं सीख रहा हूँ वो भी बहुत छोटी है। मैंने तैयारी करी और फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, और उस समय पे एक क्लास में, मैं 6वीं में था और 7वीं में मेरा एडमिशन हुआ। पैन इंडिया 55 जगहों पे एक साथ एक ही दिन एग्ज़ाम होता था। अच्छा। 500 प्लस बच्चे पैरेलली एग्ज़ाम देते थे और 5 सीटें होती थी। उस टाइम पे उस स्कूल की इतनी डिमांड थी। लकीली मैं उस स्कूल में जा पाया और मैंने अपने जीवन के अगले 6 साल 12वीं तक उस रेजिडेंशियल स्कूल में बिताए। जब मैं वहाँ गया तो मुझे मालूम चला कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक पूरा शहर है। मेरे स्कूल का नाम बिरला पब्लिक स्कूल था। वैसे ही उतना ही बड़ा एक लड़कियों का भी स्कूल है, उतना ही बड़ा एक और लड़कों का स्कूल है, पर वो डे है। फिर हमें मालूम चला कि ऐसे ऐसे तो और बहुत सारे स्कूल हैं, पर प्रतिष्ठित स्कूल यही 2 थे। फिर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया बिट्स का, बिट्स बहुत बड़ा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कैंपस है, और सबसे बड़ी बात शायद वो पहला ऐसा कैंपस है जिसका खुद का रनवे है। इस इंडिया में किसी भी कैंपस के अंदर रनवे नहीं है, या सन 2000 में तो नहीं था।
जो उसके अंदर था। और वो मतलब अगर आपको बिट्स कैंपस कवर करना है तो आपको पूरा दिन मुझे लगता है छोटा पड़ जाएगा। और जितने ये स्कूल थे ये उसकी सप्लाई चेन्स थे, और यहाँ के जो 10 सबसे अच्छे बच्चे होंगे वो उसमें एलिजिबल होंगे। तो आपको नंबर प्लस स्कूल की स्टैम्प प्लस द इंटरव्यू क्वेश्चन क्रॉस करके बिट्स में जा सकते हो, और जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 1% भी नहीं है। तो पहली बार या वहाँ जाने के बाद मेरे को ऐसा समझ में आया कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वो शहर सही मायनों में कहा जाता था कि हरियाणा का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है सोनीपत, और रोहतक सबसे बड़ा एजुकेशन हब रहा है, और हम एक एजुकेशन सिटी के रूप में आज भी जाने चाहते हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में है। पर जो मैंने वहाँ जाके देखा, मुझे लगता है कि सोनीपत शायद आज भी उससे कॉम्पीट नहीं करता है। हम 25 साल बाद ये बात कर रहे हैं, बट आज भी उस शहर का स्तर उस मुकाम पे है जो सोनीपत ना पहले था ना आज पहुँचेगा। बट हाँ, मुझे ऐसे लगता है सही दिशा में हम शायद वहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे लगता तो नहीं, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं उसका 1% भी जो मैंने सीखा मैं उसको ला पाऊँ। वैसे राहुल जी, हम अगर एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हम इस टाइम किस स्टेज पे खड़े हैं? इस समय हम 2 स्कूलों को CBSE के स्कूल हैं, एक रेजिडेंशियल है और एक डे स्कूल है, वो हम चला रहे हैं। उसके अलावा हम 5 कॉलेजेस हम चला रहे हैं। उसके साथ में हम एक यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं ऋषिहुड के नाम से। अच्छा। इसके साथ मैं 3 स्कूलों को एज ए एडवाइजरी पैनल पे थोड़ी बहुत जो एडवाइस दे पाता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। उनमें से 2 स्कूल इंडिया में हैं और एक स्कूल इंडिया से बाहर है। और वो कौन सी जगह है? वो शारजहाँ। शारजाह। ओके, ठीक है। तो मैं उन स्कूलों को एडवाइजरी रोल पे रहता हूँ। तो ये थोड़ा सा काम है जो मैं एजुकेशन के फील्ड में कर पा रहा हूँ, जो बहुत बड़ा है। तो आप जैसे 99 में वहाँ जाके आए, तो आपने फिर यहाँ पे स्टार्टअप मतलब ये शुरू कैसे किया, मतलब कैसे स्कूल्स, मतलब ये देखो शुरू करने की जो जर्नी है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहली मेरी इजाफ़त तो यहीं सोनीपत के स्कूल में हो गई थी। दूसरी इजाफ़त मेरी वहाँ जाके जब टेस्ट दिया तो वहाँ से हो गई। तो दोनों बार झेलने के बाद समझ में आया कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो 12th के बाद हमने बेसिकली ग्रेजुएशन वगैरह क्या करी, या क्या हम लोग की आफ्टर स्टडीज रही जिसके कारण आप इस लाइन में जुड़ सके? ये भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है भैया। मैंने मेरे को ना इंजीनियरिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर साइंस टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने उसी में इंजीनियरिंग करी है। जैसे स्कूल के लिए ऐसी जिद्दोजहद रही तो मैंने सोचा तो था कि मैं बिट्स में चला जाऊंगा, बट मुझे अंदर से मालूम था कि मैं बिट्स के आसपास भी नहीं जा सकता। और मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई जब तू बिट्स ही नहीं कर सकता तो IIT तो सोच भी मत लियो, IIT तो तेरे बस की है भी नहीं है। तो फिर ऑप्शंस बड़े लिमिटेड से आ गए। दिल्ली में मैंने ढूंढना शुरू करा तो मुझे कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं समझ में आया। मेरे कुछ सीनियर्स बैंगलोर रहते थे, मैं इसी दौरान ना काम में आ गया था जी। तो काम मैंने बड़ी यंग उम्र में शुरू कर दिया। तो एक दिन एक मेरे सीनियर का फ़ोन आया कि भाई बैंगलोर के कॉलेजेस, मतलब कर्नाटक के कॉलेजेस, उनका एक कॉमेट के करके एग्ज़ाम होता है कि वो एग्ज़ाम हो रहा है, और तो उस एग्ज़ाम का बहाना करके 1 हफ्ते के लिए आ जा। तो उस टाइम मुझे पहली बार पेड हॉलीडेज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जहाँ पढ़ाई के नाम पे आपका परिवार आपको स्पॉन्सर्ड हॉलीडे देता है, पैसे भी देता है, फ्लाइट की टिकट भी देता है, खर्चा भी देता है, और आपसे क्वेश्चन आंसर भी नहीं करता कि आपने क्या कराया। तो ये पेड हॉलीडेज पहली बार मेरे को समझ में आई उस दिन। तो मैं वो बहाना लेके मैं बैंगलोर चला गया। पर वहाँ जाने के बाद एक अलग ही दुनिया मेरे को, क्योंकि मैं नॉर्थ में ही हमेशा रहा हूँ, वो एक अलग दुनिया समझ में आई
कि जिन तरह के लोगों से मैं अभी मिल रहा था या जिन तरह के मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, जब मैं उस कॉलेज में गया तो मुझे ऐसा दिखा कि वो मतलब साउथ के बच्चे आईआईटी में नहीं जाना चाहते, आईआईटी मद्रास छोड़ के वो इस कॉलेज में आना चाहते हैं। साउथ में पहले 100 बच्चे जो सबसे अच्छे बच्चे हैं वही इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में आते हैं, बाकी सब नहीं आ पाते। तो जिसका मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और हमारे कॉलेज की ना एक बहुत खासियत है कि इसमें ना 12 प्रोग्राम्स हैं हर साल। जब मैं 2005 में मैंने पढ़ाई करी, 1200 बच्चे हर साल इंजीनियर बनते हैं। 12 अलग अलग स्ट्रीमों से बनते हैं, जिनमें से एक स्ट्रीम टेलीकम्युनिकेशन भी है। अच्छा। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि टेलीकम्युनिकेशन में भी इंजीनियरिंग होती है या बायोटेक में भी इंजीनियरिंग होती है। तो ये मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ जाके नज़र आया कि ये तो बहुत ही छोटा लेवल है, असली लेवल तो ये है। और जब मैं उस कॉलेज में देखा और अपने सीनियर से बात करी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे को सामने आई कि हमारे कॉलेज में किताब नाम की चीज़ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग करिकुलम में 550 से ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स लिखे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो वहाँ पे किताबें नहीं है, कंटेंट है, कंटेंट के नाम पे टॉपिक है। तो हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये इंजीनियरिंग है जहाँ से आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, अब आप उसके बारे में जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही टीचर आपको बढ़ाएगा, उतना ही लैब वाला आपको सिखाएगा और उसी के बेस पे आपकी ये पूरी जर्नी कंप्लीट होगी। अगले की क्यूरियोसिटी के ऊपर है कि वो कितना लेना चाहता है। और सही मानिएगा, मैं अपनी कॉलेज की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद दूंगा। 2011 में मैंने जब कॉलेज पास आउट किया, हम 120 बच्चे थे जिन्होंने पास किया। हर बच्चे के पास 3 जॉब 7 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर का हमारा कोर्स होता है, 7 सेमेस्टर में हर बच्चे के पास 3 जॉब हर बच्चे के पास थी। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मिनिमम पैकेज शायद 5 या 6 लाख का था और जो सबसे ज़्यादा पैकेज गया था वो शायद 45 या 80 लाख का या इसके आसपास का एक पैकेज गया था। 80% बच्चे इंडिया से बाहर गए, 20% सिर्फ इंडिया में रहे। और आज जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो वो आज कोई फेसबुक का CTO बना हुआ है, कोई अडोब का उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो एवरी गवर्निंग पोस्ट अक्रॉस द ग्लोब आई कुड सी माई फ्रेंड सिटिंग आउट देयर। तो पूरी 120 में से व्यापारी मैं बना, बाकी सब ने जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो बनाते हैं। तो मैं इंजीनियर तो बना नहीं, पर व्यापारी जरूर बन गया। लेकिन इससे भी 2 चीज़ें और समझ आती ना कि एक कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, जो मौके वहाँ जाके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो मौके यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि आप जैसे इंस्टीट्यूट्स, जो इंस्टीट्यूट्स आप चला रहे हैं, आप उनमें ऑलरेडी ये सब फैसिलिटीज़ दे भी रहे हैं बच्चों को कि उनको यहीं पे वो मौका मिल जाए। बिल्कुल है जी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे इंडिया के अंदर सेम मौके, सेम सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। बिल्कुल है। मैं ऐसा ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ उस प्रोपोर्शन में अवेलेबल हैं या हमारे पास अवेलेबल है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। बट हाँ, इंडिया में बाहर जैसी या बाहर से बेहतर एजुकेशन इंडिया में अवेलेबल है, प्राइवेट हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो, अवेलेबल है। फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग, हम सब जानते हैं। अमेज़ॉन का KFC, अमेज़ॉन, एप्पल, स्टीव जॉब्स, मतलब सबके नाम हम जानते हैं। इनमें से एक भी इंडियन नहीं है। हम बहुत अच्छे इंजीनियर पैदा करते हैं, पर हम बहुत अच्छे व्यापारी पैदा नहीं करते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं करते हैं, हम रिस्क टेकर्स पैदा नहीं करते हैं।
वो चीज़ अब आप देखेंगे, हम इंडिया में वी आर द मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग। आप मेरे से कील भी ठुकवा लो, मैं कील भी ठोक दूंगा। मेरे से गाड़ी चलवा लो, मैं गाड़ी भी चला दूंगा। आप मेरे से बोलो जी चलो खेती का काम करना है, मैं शायद वो भी कर दूंगा, खाना भी बना दूंगा, मल्टीटास्किंग, ऑफिस भी चला लूँगा, राजनीति भी कर लूँगा, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। बट क्या आपने कभी मार्क ज़करबर्ग को राजनीति करते हुए देखा, या उसको गार्डनिंग करते हुए देखा, या कभी स्टीव जॉब को आपने कंप्यूटर से अलग कभी स्टीव जॉब को देखा हो? तो हम बहुत सारी चीज़ें ना बचपन से ही सिखाते हैं जी। पर फॉरेन में या इंडिया से बाहर ऐसा नहीं होता। वहाँ बच्चों को बहुत क्लियरली बता दिया जाता है कि भैया तुम्हारा हमारा साथ 18 साल तक है, जब तक गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन पे पैसे लगने शुरू होंगे, उस दिन से तुम अपना रास्ता खुद जानोगे। अब पैसे कमाने हैं तो कोई पेट्रोल पंप पे सफाई करके तो पैसे बन नहीं सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ हम 25 साल के बच्चे से ये भी नहीं पूछते कि भाई तू शादी करना चाहता है। हम उसको बताते हैं कि तेरे लिए हम शादी की उम्र हो गई है, तेरे लिए ये रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये फलाना रिश्ता आया है। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, आज भी 2025 में भी मैं अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में ही देखता हूँ, माँ बाप आके बच्चों को बताते हैं कि मेरा बच्चा साइंस लेगा बिल्कुल ठीक बात है, या मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा। और फॉरेन में उसी उम्र के बच्चे को हम बोलते हैं कि भाई तू जा, हफ्ते में आ जाइयो मिलने या महीने में आ जाइयो मिलने, और जब आएगा फ़ोन कर लेना मेरे को। तो सर अब ना यही जैसे धीरे धीरे ना डमी स्कूलिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, मतलब और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 9, 10th, 11th, 12th, क्योंकि जो बेसिक है ना वो स्कूल से ही आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो जो डमी एजुकेशन है, मतलब स्कूलिंग है बेसिकली, तो आप इसको कैसे देखते हो, मतलब कि कम होनी चाहिए ताकि और हमें एजुकेशन का पता चले तो आप लोग फिर चुन सके खुद से कि उनको इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही बड़ा टैबलॉइड है जो मैं सही मायने में अच्छी दिशा में जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। जब भी कोई स्कूल में जाता है तो वो सिर्फ सीखता नहीं है, वो नए एक्सपीरियंसेस लेता है, नए तरह के दोस्तों से मिलता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, गलतियाँ करता है, और गलतियों को सिखाने के लिए कोई एक व्यक्ति होता है जो उसकी उस गलती को वहीं रोक देता है और उसको सिखा देता है। आप देखें, बहुत ही बारीक लाइन है। 17 साल 11 महीने और 29 दिन का बच्चा स्कूल का स्टूडेंट है। 17 साल 12 महीने और 30 दिन का बच्चा कॉलेज का स्टूडेंट है। सिर्फ एक दिन के फासले में टीचर, स्कूल का टीचर जो उसको एक दिन पहले ये बोल सकता था कि अगर तूने बदमाशी करी तो मैं अभी तेरे पेरेंट्स को बुला लूँगी, या मैं अभी, मतलब उसकी हर बात पे वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, घूमता कैसे है, उस पर नज़र रखते थे। और वही बच्चा एक दिन बाद कॉलेज के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होगा, कॉलेज का प्रोफेसर बैग उठा के उसके सामने से चला जाएगा, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वो ये मान लेता है कि ये 18 साल का है, ये डेवलप्ड है, इसे अपना सुख और दुख पता है। तो एक दिन में क्या कोई बच्चा मतलब इस तरीके से डेवलप हो जाएगा? सेम चीज़ डमी स्कूल्स कर रहे हैं। जो बच्चों को प्रिजर्वेटिव एटमॉस्फेयर में या एक ग्रोथ बेस्ड एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वो उसको उससे अलग कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। हम सबको ये बता रहे हैं कि आप हमारी संस्था में आ जाइए और हम आपको 2 साल पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको हम IIT निकलवा देंगे। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कहाँ रखते हैं अभी, कि सही डायरेक्शन में है या अभी बहुत कमियां हैं, या
हम अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ बताइए। जो आपने बात पूछी ना वो बिल्कुल सही है भैया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किसी भी एजुकेशन सिस्टम से मैच करना चाहिए। सही मायने में हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम शायद वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। समस्या क्या है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो पार्ट में इम्प्लीमेंट होता है, फुल कंटेंट बेस इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपने एक शब्द का प्रयोग करा कि हमारे कल्चर ओरिएंटेड एजुकेशन को, तो हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा फेलियर मैं इस स्ट्रीम में देख रहा हूँ। आप देखेंगे ना, एजुकेशन का दो मतलब होते हैं। पहला होता है किसी भी चीज़ को जो बनी हुई है या ज़रूरत है उसके बारे में सोचना और उसको बनाना, डेवलपमेंट, थिंक एंड डेवलप, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द एजुकेशन, जिसे हम रिसर्च भी बोल देते हैं एंड डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज जो चीज़ बन गई है उसके बारे में जानना और अपने आप को कॉन्टीन्यूसली अपडेट करना। एजुकेशन के सिर्फ यही दो मायने हैं। अब इन्हीं के चारों तरफ तना बना जो बुना जाता है ना, उसे हम कल्चर, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें बोल देते हैं। आप देखेंगे हमारे, अगर आप ज़्यादा नहीं तो 700-800 साल पहले अगर आप देखें, जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश एरा से भी पहले, मुगल्स एरा से भी पहले, हमारा गुरुकुल सिस्टम होता था। अब गुरुकुल सिस्टम वाज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक बच्चा जब तक वो सर्टेन एज अचीव नहीं कर लेता, उससे पहले उसको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। वो अपने घर में आराम से रहता था, पैदा होता था और माँ बाप के साथ स्किल्स सीखता था। राजा का बच्चा राजा के साथ रहता था और प्रजा से कैसे उनको बात करनी है, प्रजा का कैसे ख्याल रखना है, या अपने साथ अनुयायियों को कैसे देखना है। टीचर का बच्चा टीचर के साथ, श्रमिक का बच्चा श्रमिक के साथ, तो ये सब चीज़ें देखता था अपने घर में और वो डेवलप हो जाता था। एक समय ऐसा आता था जब उसका जनेऊ संस्कार कर दिया जाता था, उसमें उसके सर को मुंडन कर दिया जाता था और एक छोटी सी चुटिया छोड़ दी जाती थी। अब बहुत लोग इसको रिलेट कर लेते हैं कि ये क्या परंपरा थी। हर आदमी को अपने बाल सबसे प्यारे होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो उस समय पे सबसे पहले उसके बालों को ही हटा दिया जाता था, तो उस बच्चे के अंदर से उसका जो अहम था, ये उसके अहम को हटा दिया जाता था और सिर्फ एक चुटिया उसको छोड़ दी जाती थी, जिसे बहुत आजकल मजाक में ना एंटीना बोल देते हैं कि एक पंडित का एंटीना डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करता है। तो ये भी एक एनालॉजी मजाक के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट वो उसको ये बताता था कि मैं अभी शिक्षा के प्रणाली में हूँ। जैसे जब हम गाड़ी सीखने जाते हैं तो हमें कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता, हमें पहले लर्नेड का लाइसेंस देता है और हमारी गाड़ी के दोनों आगे और पीछे के शीशों पे एल का एक निशान बना दिया जाता है। ये इसलिए नहीं बनाया जाता है कि आप बता रहे हो, मतलब कि आप लर्नेड हो, ये दूसरे को बताने के लिए कि भाई ये लर्नेड है, इससे गलती हो सकती है। तो वो चुटिया भी उस तरीके से ही बना दी जाती थी, ये बताने के लिए कि अभी ये लर्निंग स्टेज में है, ये सीख रहा है, ये पूर्ण तरह से ज्ञानित नहीं हुआ है। जब मैं गुरुकुल सिस्टम को जब आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे बच्चा 24 घंटे वहीं एक जगह पे रहता था और हर तरह के अध्यापक वहीं रहते थे। अब उसमें शूद्र का बच्चा भी होता था, उसमें राजा का बच्चा भी होता था, उसमें श्रमिक का बच्चा भी होता था, उसमें सैनिक का बच्चा भी होता था। और बड़ी कमाल की आप बात देखें, पहले इस तरह से शासन चलते थे कि
आप राजा के हैं तो आपको अर्थशास्त्र सिखाया जाएगा, आप सैनिक परिवार से हैं तो आपको युद्ध कौशल सिखाया जाएगा। और इस तरह के कल्चर बेस्ड ओरिएंटेशंस होती थी। बट ये बात बहुत 5000 साल उस तक होती थी। पर 500-700 साल पहले के जब गुरुकुल जब बने, बहुत फेमस गुरुकुल हमारे यहाँ के रहे, उस समय पे ना ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। उस समय पे आप जिसके अधिकारी हो, तो आप अधिकार माता पिता के कुनबे से नहीं, जो आपका स्किल बेस एजुकेशन है। आप गणित में बहुत अच्छे हो तो आपको गणितज्ञ बनाया जाएगा, गणित की शिक्षा दी जाएगी। उसी के बाद से अन्नपोषण एक संस्कार होता है बच्चे का, जिसमें अब तो उसको बड़ा एक फैंसी सा शब्द दे दिया गया है। उसमें क्या होता है कि बच्चे के चारों तरफ अलग अलग चीज़ें रख दी जाती हैं और बच्चा जिसको टच करेगा ऐसा माना जाता था कि वो उसको अडॉप्ट करेगा। पर ये अन्नप्राशन संस्कार या ये वाले संस्कार तब दिए जाते थे तब बच्चा उस चीज़ को समझने के लायक होता था। आज इसको फैशन के रूप में 6 महीने पे बना दिया जाता है और हम उसको इमिटेट कर लेते हैं। तो जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट था उसमें हर बच्चा अर्थ की शिक्षा भी लेता था, काम की शिक्षा भी लेता था, राज्य को चलाने की शिक्षा भी लेता था और हर तरह की शिक्षा से उसको पारंपरिक किया जाता था। अब टीचर भी वहीं रहता है, बच्चा भी वहीं रहता है और 24 आवर्स इंटरेक्शन हो रही होती है। अब उसके मॉडर्नाइज्ड कल्चर में अब आप यहाँ, और सबसे अच्छी बात कि बच्चा उस समय काइंड ऑफ हॉस्टल में है और वो हर साल नहीं कई सालों के बाद जाके अपने माता पिता से मिलता था। और हॉस्टल की ना ये खासियत होती है कि आप हॉस्टल में बहुत कुछ सीखते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते नहीं हो पर वो हो जाती हैं। वहाँ मेस है, खाने का एक समय है, उतने समय के अंदर आपको खाना खाना है। आपको भूख लगी है तो आप खाओ, नहीं लगी है तो मत खाओ। वहाँ कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आपने बेटा दिन में नहीं खाना खाया था तो शाम को ये पसंद का खाना बन जाएगा। तो हॉस्टल में या गुरुकुल में ये शिक्षाएं दी जाती थी। अब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी, जैसे ही आपके माता पिता को वो चीज़ पता लगेगी, ओवर प्रोटेक्टिवनेस सामने आ जाती है कि आज मेरे बच्चे के साथ इस तरह से हो गया, हम उसकी ग्रोथ को भूल जाते हैं और हम उसके लिए फिर पूरी दुनिया से लड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा हो गया और उसको वो प्रोटेक्टिव कवर में ले आते हैं। और जब आप पैरेलली हॉस्टल में देखते थे तो वहाँ तो बच्चा, उसके साथ क्या हो गया पता लगा, उसकी पिटाई किसी ने कर दी, खेलते हुए उसकी टांग टूट गई या वो फेल हो गया। ये सारी चीज़ें तो जब 2-3 महीने मिलने जाओगे तब पता चलेगा। इतने तो टांग टूट के ठीक हो गई होगी, बच्चा भी भूल गया होगा। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ जाता है, अपने आप सोचने लगता है और अपने आप दुनिया से लड़ने लगता है। तो वो खुद ही एक एंटरप्रेन्योर के स्किल्स डेवलप होते जाते हैं, कैपेबल हो जाता है। तो हमारा जो एंशिएंट वैदिक कल्चर था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें हर तरह के ज्ञान, शिक्षाएं और किससे क्या इम्पैक्ट होते हैं इसके बारे में बताया जाता था। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। फिनलैंड में एक अच्छी प्रणाली चल रही है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो हम उसको उठा लाएंगे। बीच में बड़ी चर्चा आई कि जापान में बच्चों से बाथरूम साफ़ करवाए जाते हैं, क्लास साफ़ करवाई जाती है और पूरा स्कूल साफ़ करवाया जाता है, या चाइना में सारे बच्चे मिलके स्कूल कर रहे हैं, चैरिटी वर्क कर रहे हैं, या फिनलैंड में एग्ज़ाम नहीं होता है, या यूएस से देखा गया कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल करा जा रहा है और उस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है। बट सही मायनों में क्या हमने ये देखा कि अगर जापान का बच्चा अपने क्लासरूम में या बाथरूम की सफाई कर रहा है तो अपने घर पे उसके माँ बाप भी अपना घर साफ़ कर रहे हैं। वो उसको क्लासरूम में नहीं करवाया जा रहा है, वो उसके माँ बाप भी कर रहे हैं। और वहाँ पे वो लोग अपने शहर में गंदगी नहीं डालते हैं,
डालते हैं तो उसकी सफाई गवर्नमेंट नहीं, वो खुद ही करते हैं। तो ये उनके कल्चर का पार्ट है। चाइना में भी अगर सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, सब बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है, तो वो डिसिप्लिन उनके घर में हो रहा है। ये भारतीय घर नहीं है जहाँ एक अमीर व्यक्ति के पास 5 नौकर हैं, सुबह उठते ही चाय उसको बेड पे मिल जाएगी, बच्चे का बैग रात को बच्चे की दीदी लगा देगी। तो जहाँ पे हम जब समस्या क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को ना उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने बिना आधी अधूरी नॉलेज को ले आते हैं और अडॉप्ट करवा देते हैं, तो वो सिस्टम गड़बड़ आ जाता है। सीखने की हमें भी ज़रूरत है। हम सबको सबसे पहले बाहर से किसी भी चीज़ को लाना बुरा नहीं है, बट उसके पीछे की साइंस को भी लाना ज़रूरी है।